नमस्ते। इस एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय बहुत ही खास है। हम बात करने वाले हैं कि कैसे इतनी विशाल और डराने वाली अंग्रेजी भाषा को बहुत ही आसान छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स में बांटा जा सकता है। भाषा चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न लगे, इसके बुनियादी ढांचे को समझना सच में बेहद आसान और काफी दिलचस्प है। तो चलिए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। इस बात पर यकीन करना शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अंग्रेजी के किसी भी वाक्य में चाहे कितने भी शब्द क्यों ना हो, दुनिया का हर एक अंग्रेजी शब्द सिर्फ और सिर्फ 8 अलग-अलग कैटेगरीज या श्रेणियों में ही फिट बैठता है। जी हाँ, सिर्फ 8। इसके बाहर इंग्लिश डिक्शनरी में कुछ भी नहीं है। आज हम एक बहुत ही लॉजिकल तरीका अपनाने वाले हैं। सबसे पहले हम अंग्रेजी के इन 8 स्तंभों की एक लिस्ट देखेंगे। उसके बाद नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के परिवार को समझेंगे। फिर वाक्यों में जान डालने वाले वर्ब और एडवर्ब पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रेपोजिशन और कंजंक्शन का काम देखेंगे और अंत में इंटरजेक्शन के जरिए मानवीय भावनाओं को समझना सीखेंगे। तो बिना किसी देरी के पहले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, अंग्रेजी के 8 स्तंभ या जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अगर इन 8 बुनियादी हिस्सों की बात करें तो हमारी लिस्ट में है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। बस इतनी ही है ये लिस्ट। ये एक बहुत ही सीमित और आसानी से याद हो जाने वाली लिस्ट है। इसे एक बार समझ लिया तो मान लीजिए कि पूरी भाषा पर अच्छी खासी पकड़ बन गई। अब चलिए भाषा के पहले और सबसे लॉजिकल ग्रुप की तरफ चलते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, यानी नाम देने और उनका वर्णन करने वाले शब्द। शुरुआत करते हैं नाउन यानी संज्ञा से। इसे ऐसे समझते हैं कि इस दुनिया में अगर किसी भी इंसान, चीज, जाति, भावना या जगह को कोई नाम दिया गया है तो बस वही नाउन है। चाहे वो हाथ में पकड़ा हुआ पेन हो, बैठने वाली कुर्सी हो, किसी व्यक्ति का नाम राम हो या फिर हमारी राजधानी दिल्ली, जो कुछ भी नाम है वो नाउन है। बिल्कुल आसान है ना? अब नाउन के अंदर भी एक बहुत बड़ा और दिलचस्प बंटवारा है। एक तरफ वो चीजें हैं जिन्हें हम आसानी से उंगलियों पर गिन सकते हैं, जैसे 1 पेन, 2 पेन। इन्हें हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। दूसरी तरफ पानी जैसी चीजें हैं। अब जरा सोचिए, क्या हम कभी 1 पानी या 2 पानी गिन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसीलिए जिनकी गिनती न हो सके उन्हें अनकाउंटेबल नाउन्स कहा जाता है। नाउन के बाद आप बात करते हैं प्रोनाउन यानी सर्वनाम की। इसे बिल्कुल स्मार्टफोन के किसी नए और अपग्रेडेड वर्जन की तरह समझ सकते हैं, जैसे प्रो 14 या प्रो 16। प्रोनाउन असल में नाउन का ही अपग्रेडेड वर्जन है। सोचिए, अगर किसी बातचीत में बार बार सत्येंद्र नाम दोहराया जाए तो वो सुनने में कितना अजीब और बोरिंग लगेगा। इसी अनचाहे दोहराव से बचने के लिए ही हम ही, शी, इट या दे जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इस परिवार का तीसरा सदस्य है एडजेक्टिव यानी विशेषण। यहाँ उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन से जुड़ी एक बहुत ही मजेदार बात है जो ध्यान देने लायक है। अंग्रेजी के शब्द एडजेक्टिव में जो अक्षर डी है ना, वो पूरी तरह से साइलेंट होता है, तो इसे एडजेक्टिव नहीं बल्कि एडजेक्टिव बोलना चाहिए। और ये बात इस उदाहरण से बेहतरीन तरीके से समझी जा सकती है कि एक एडजेक्टिव आखिर कैसे काम करता है। शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। इस वाक्य में ईमानदार होना उस लड़की की एक खासियत है। एडजेक्टिव का मुख्य काम ही यही है कि वो किसी नाउन के गुण, दोष या उसकी स्थिति को हाईलाइट करे। कोई इंसान ईमानदार है, मजबूर है या शरारती है, ये सारी बातें हमें एडजेक्टिव से ही पता चलती हैं। चलिए अब वाक्य के असली इंजन की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्रिया और क्रिया विशेषण, जो हमारे एक्शन और कार्य वाले शब्द हैं। नाम देने और उनकी विशेषता बताने के बाद अब हम सीधा एक्शन पर आते हैं। वर्ब यानी क्रिया किसी भी वाक्य का सबसे जरूरी हिस्सा है। कोई भी एक्शन ले लीजिए, बैठना, जाना, लिखना, पीना या खेलना, ये सब वर्ब हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वर्ब के बिना कोई वाक्य बन ही नहीं सकता, क्योंकि यही तो बताता है कि आखिर कोई काम हो क्या रहा है। काम हो रहा है ये तो ठीक है, लेकिन वो काम हो कैसे रहा है, ये जानने के लिए हम एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण की मदद लेते हैं। एक एडवर्ब मुख्य रूप से 3 बड़े सवालों के जवाब देता है। पहला, कार्य कहाँ हो रहा है। दूसरा, कार्य कब हो रहा है। और तीसरा, कार्य कैसे हो रहा है।
इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। ही ड्राइव्स केयरफुली। गाड़ी चलाना एक क्रिया है, लेकिन गाड़ी सावधानी से चलाई जा रही है। ये केयरफुली शब्द उस वर्ब में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जोड़ रहा है। और यहाँ एक बड़ा ही हैरान करने वाला तथ्य भी है। अंग्रेजी में 90% शब्द जो ly यानी ly पे खत्म होते हैं ना, वो असल में एडवर्ब्स ही होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरफ, संबंधबोधक और समुच्चयबोधक, यानी हमारे जोड़ने वाले शब्द। इन शब्दों को वाक्यों की प्लम्बिंग और वायरिंग कहा जा सकता है, जो अलग-अलग विचारों को सही ढंग से जोड़ते हैं। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि प्रेपोजिशंस यानी संबंधबोधक कैसे चीजों की बिल्कुल सटीक पोजीशन और रिश्ते बताते हैं। जैसे चाबियां दराज के अंदर हैं, गेंद कार के नीचे थी और किताब मेज पर है। ये शब्द दो चीजों के बीच का एकदम सटीक कनेक्शन तय करते हैं। जोड़ने वाले शब्दों में हमारा दूसरा हीरो है कंजंक्शन। इसे बिल्कुल एक रेलवे जंक्शन की तरह विजुअलाइज कीजिए। जिस तरह रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के अलग-अलग डिब्बों को कितनी मजबूती से जोड़ा जाता है, ठीक उसी तरह कंजंक्शन दो अलग-अलग शब्दों या दो पूरे वाक्यों को आपस में मजबूती से जोड़ने का काम करता है। जरा इस उदाहरण पर गौर करते हैं। आई हिट हिम बिकॉज ही अब्यूज्ड मी। यहाँ बिकॉज यानी क्योंकि ने दो बिल्कुल अलग-अलग विचारों और घटनाओं को एक साथ कितनी खूबसूरती से जोड़ दिया है। ऐसे कंजंक्शंस का इस्तेमाल करके हम अपनी बेसिक भाषा को एक बहुत ही एडवांस्ड और फ्लुएंट अंग्रेजी में बदल सकते हैं। और अब हम अपनी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, विस्मयादिबोधक, यानी अचानक उठने वाले भावों के शब्द जो हमारी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इंटरजेक्शन उन शब्दों को कहा जाता है जो हमारे अंदर से अचानक एकदम स्पॉन्टेनियस उठने वाली भावनाओं को व्यक्त करते हैं। मान लीजिए जब कोई अचानक से ओ माय गॉड कहता है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि वो सीधे भगवान से बात कर रहा है, बल्कि ये तो बस एक अचानक निकला हुआ इमोशनल रिएक्शन होता है। यहाँ हम कुछ ऐसे ही जीवंत और एकदम असली भावनाओं के उदाहरण देख सकते हैं। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा मैच जीत लिया, तो खुशी से अचानक मुंह से निकलता है हुर्रे। किसी सुंदर बर्फीले पहाड़ का शानदार नजारा देखा तो निकलता है वाओ। और किसी अचानक हैरानी वाली स्थिति में ओ माय गॉड। ये शब्द हमारी असल जिंदगी की स्थितियों पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं। अंग्रेजी व्याकरण के इन 8 मजबूत स्तंभों को समझने के बाद अब एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल दिमाग में आता है। हम सबका कोई ना कोई पसंदीदा अंग्रेजी शब्द जरूर होता है, पर क्या कभी सोचा है कि वो शब्द आखिर इन 8 श्रेणियों में से किस में आता है? इस नए 8 पिलर के फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके अपनी रोजमर्रा की डिक्शनरी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने का प्रयास जरूर किया जाना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।